हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं वीडियो बना रही थी मध्यकालीन भारतीय चित्रकला के ऊपर, जिसमें हमने पाल शैली, जैन शैली, गुजराती शैली और अभी मैं अपभ्रंश शैली के कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगी। 20 MCQs होंगे, जिसमें कि पूरा हम अपभ्रंश शैली के सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अपभ्रंश शैली जो है वो पाल शैली, जैन शैली, गुजराती शैली और अपभ्रंश शैली, ये चारों शैलियाँ जो थी वो 10वीं से 15वीं शताब्दी तक की टाइम पीरियड की थी। देखा जाए तो ये 500 वर्षों की हैं और इनकी जो चित्रकला की उन्नत परंपरा थी उसको जीवित रखने का श्रेय जाता है इन शैलियों का। तो जो पाल शैली, जैन शैली और गुजराती अपभ्रंश शैलियाँ थी, इसके विभिन्न नाम क्यों पड़े, किसने रखा, कैसे कैसे ये किस टाइम पीरियड में किस राजा के संरक्षण में था, तो ये सारी चीज़ें हमने इन तीनों चैप्टर्स में पढ़ लिए हैं। अभी अपभ्रंश शैली के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूँगी। अपभ्रंश शैली का पहला जो क्वेश्चन है, अपभ्रंश शैली नाम पहली बार किस कला समीक्षक ने दिया था। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, जैसे ही अपभ्रंश शैली की बात आती है तो इसका नाम किसने रखा, तो ये हम क्वेश्चन में सबसे पहले रखते हैं। तो इसका जो नामकरण हुआ था, एक ऑप्शन में दिया है ए कुमार स्वामी, श्री राय कृष्ण दास, WG आर्चर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे पहले जब नामकरण दिया था तो उन्होंने दिया था राय कृष्ण दास जी ने। इस शैली को अपभ्रंश शैली के नाम से कहना उपयुक्त समझा था। इस संबंध में इनका कथन था कि जब इन चित्रों के आलेखन में कोई नया उत्थान नहीं हो रहा था और प्राचीन शैली की विकृति मात्र हो रही थी, तो अपभ्रंश ही ऐसा शब्द होता है जिसके द्वारा तत्कालीन विकृति को प्राप्त शैलियों या परिवर्तनशील कला प्रवृत्तियों की अभिव्यंजना हो सकती है। ये जो काल था, इसमें जो साहित्य काल था, अपभ्रंश साहित्य काल भी रहा है, तो जिसमें कहा जाता है कि साहित्य में भी डिंगल पिंगल भाषाएं यूज़ होती थीं और लोक भाषाएं यूज़ होती थीं। उस समय साहित्य का चरम भी नहीं था और पिछले जो चीज़ें थी उसके अनुकरण होते थे और उसका कुछ नयाकरण नहीं होता था, जबकि विकृति ही होती थी। तो साहित्य में भी अपभ्रंश साहित्य का नाम आता है, उसी तरह से कला में भी अपभ्रंश नाम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राय कृष्णदास को अपभ्रंश की कला में क्या दिखाई देता है? प्राचीन शैली की विकृति, प्राचीन शैली की अनुकृति, नए शैली की खोज, आधुनिकतावादी शैली की प्रेरणा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ए, प्राचीन शैली की विकृति। ओके, तो हमने बात किया था अभी कि राय कृष्णदास को उसमें प्राचीन जो शैलियाँ थी उसमें उनको विकृति ही दिखाई देती थी, तो इस वजह से इसका नाम उन्होंने अपभ्रंश शैली रखना ज़्यादा सुटेबल समझा था। कागज़ पर निर्मित ग्रंथ चित्र और स्फुट चित्र बड़ी संख्या में किस शैली में उपलब्ध होते हैं? क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि कागज़ पर निर्मित होने लगे थे इस समय, और सबसे ज़्यादा स्फुट चित्र और ग्रंथ चित्र किस शैली में उपलब्ध हो रहे थे? तो जैन शैली, पाल शैली, अपभ्रंश शैली या गुजराती शैली। तो अपभ्रंश शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल्पसूत्र की 2 प्रतियां हैं, जिनमें से एक प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में है तथा दूसरी प्रति कहाँ पर सुरक्षित है? बोस्टन संग्रहालय, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, सेठ आनंद जी कल्याण जी के पास, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेठ आनंद जी कल्याण जी के पास। इनकी जो कल्पसूत्र की 2 प्रतियां हैं जो कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में है और दूसरी प्रति जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है सेठ आनंद जी कल्याण जी के पास। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ग्रंथ कहाँ पर संग्रहित है। तो आप लोग को ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सा चित्र संग्रहित कर दिया गया है, किया हुआ है, और कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। अपभ्रंश शैली के चित्रों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अपभ्रंश शैली के जो चित्र होते थे वो ग्रामीण शैली या ग्राम शैली, जैन शैली, गुजराती या पश्चिमी भारतीय शैली, तीनों रूपों में उपलब्ध होते हैं। ज़्यादातर देखा जा सकता है कि अपभ्रंश शैली का जैसे ही नाम आता है तो हम गुजराती शैली, पाल शैली, जैन शैली, तीनों शैलियों को उसमें समाहित कर लेते हैं, क्योंकि अपभ्रंश शैली के टाइम पीरियड में जो भी चित्र हुए थे ये तीनों शैलियाँ मिश्रित हो चुकी थी, चारों शैलियाँ मिश्रित हो चुकी थी। तो देखा जाए तो ये जो शैलियाँ हैं ये बिल्कुल एक ही शैलियाँ हैं मध्यकालीन कला के इतिहास के साथ साथ, और इसमें भी सारे में जैन शैली का ही निर्माण हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कल्पसूत्र की तीसरी प्रति कहाँ की है जो कि सबसे ज़्यादा प्रमुख है। तो पिछले भी जैन शैली में भी हमने पढ़ा था कि कल्पसूत्र की प्रति जो सबसे प्रमुख है वो कहाँ पर है। तो गुजरात शैली, गुजरात में, उड़ीसा में, जौनपुर में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी जौनपुर हो जाएगा सी। इसके कुछ क्वेश्चंस रिपीटेटेड होंगे क्योंकि अपभ्रंश शैली में वही सारी चीज़ें होंगी जो जैन, पाल और हम गुजराती में पढ़े होंगे, क्योंकि ये सारी शैलियाँ लगभग सिमिलर थी, एक ही साथ हुई थी। जौनपुर की प्रति की खास बात क्या है? ताड़पत्र पर निर्मित है, कागज पर निर्मित है, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है, या जौनपुर में प्राप्त है इसलिए ये खास इसका कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो प्रतियां थी जौनपुर में जो प्राप्त हुई थी कल्पसूत्र की प्रति, वो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा खास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th पे चलते हैं हम। जौनपुर से प्राप्त स्वर्ण अक्षरों में लिखित कल्पसूत्र कहाँ पर अभी संरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है, बोस्टन संग्रहालय, बड़ौदा म्यूजियम में संग्रहित है, या बड़ौदा के नरसिंह जी की पोल के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है? ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि बड़ौदा के नरसिंह जी के पोल के ज्ञान मंदिर में ये सुरक्षित है। कल्पसूत्र की चौथी प्रति कहाँ पर संग्रहित? अब ये इस तरीके से हम जान जाते हैं कि इसमें कल्पसूत्र की कितनी प्रतियां थी और कहाँ कहाँ पे संग्रहित की गई हैं। ठीक है, तो चौथी प्रति जो है वो बोस्टन संग्रहालय में, बड़ौदा म्यूजियम, बड़ौदा के नरसिंह जी के पोल के ज्ञान मंदिर, तीसरी प्रति होती है ये वाली, और चौथी प्रति है अहमदाबाद निवासी मुनि दया विजय जी के संग्रह में सुरक्षित है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा सप्तशती की प्रतिमाएं कहाँ पर संग्रहित हैं? श्री भोगालाल जी के संग्रह में, प्रोफेसर मंजूलाल मजूमदार के संग्रह में, राय कृष्ण दास के संग्रह में, या इनमें से कोई नहीं? तो दुर्गा सप्तशती की जो प्रतिमा थी वो प्रोफेसर मंजूलाल मजूमदार के संग्रह में स्थित है। राइट आंसर इज बी। ठीक है, सर्वप्रथम चित्र कल्पद्रुम, जिसको कल्पसूत्र भी कहते हैं, कल्पसूत्र को चित्र कल्पद्रुम भी कहते हैं, नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किया था। किसको कहा, किसने किया था? प्रोफेसर मंजूलाल, भोगालाल, श्री साराभाई मणिकलाल। ओके, साराभाई मणिकलाल जी ने ये महत्वपूर्ण ग्रंथ को प्रकाशित किया था। अपभ्रंश शैली के मुख्य विषय क्या होते थे? अब जब हम विषय की बात करेंगे तो देखेंगे कि अपभ्रंश शैली, जैन शैली जो होती थी, बौद्ध धर्म पाल शैली, जैन शैली, गुजराती शैली और अपभ्रंश शैली, जो ये चारों शैलियाँ थी मध्यकालीन चित्रकला के इतिहास में, तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 9वीं से 15वीं हमने पढ़ा, 16वीं तक भी मान सकते हैं कि कुछ जो थे वो 1500 के कुछ थे, तो 16वीं शताब्दी तक इसको हम मान सकते हैं। तो इसमें जो टॉपिक होता था वैष्णव धर्म, जैन धर्म, या बौद्ध धर्म, या ब्राह्मण धर्म, इस्लाम व सिख, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, वैष्णव धर्म और जैन धर्म से संबंधित होती थी ये अपभ्रंश शैली की चित्र। ठीक है, अपभ्रंश शैली के चित्र मुख्यतः किस पर बनाए गए थे? भित्ति पर, कैनवस पर, कागज पर, ताड़पत्र। तो जो मुख्यतः बनाए गए थे वो ताड़पत्र पर बनाए गए थे। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश शैली के चित्र मुख्यतः किस पर बनाए गए हैं? भित्ति, कैनवस, कागज या ताड़पत्र पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पाल शैली, जैन शैली, सारी शैलियों, इन सारी जो मध्यकालीन शैलियाँ थी इनमें ताड़पत्र पर ही चित्र होते थे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ताड़पत्र पर। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैंने कुछ पुराने पेपर्स देखे हैं जिसमें कि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन हैं। अपभ्रंश में किस रंग का प्रयोग हुआ है, अधिक हुआ है? तो अपभ्रंश शैली जो थी उसमें जैसे हम जाने कि वहाँ पर जो ताड़पत्र होता है जो कि लकड़ी की छाल से बनाया जाता है और उसको कुछ कुरेद कर उसमें से ईचिंग करके कुछ कलर्स फिल करते हैं, तो उसमें सुनहरे रंगों का भी प्रयोग होता है। तो हरा, नीला, सुनहरा, सफ़ेद, ये सारे ऑप्शन में है, तो गोल्डन कलर इसमें आ जाता है। राइट आंसर इसका गोल्डन कलर हो जाएगा। ये जो ये सारे क्वेश्चंस हैं ये
बैक के कुछ पेपर्स हुए हैं जिसमें पूछे गए हैं। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बनाए जाते थे? गतिमय होते थे, कोमल होते थे, स्थिर और जकड़न के साथ होते थे, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, स्थिर तथा जकड़न के साथ बनाए जाते थे। लामा तारानाथ ने अपभ्रंश शैली को किस नाम से पुकारा था? पूर्वी शैली, पहाड़ी शैली, राजपूत शैली या पश्चिमी शैली? तो मैंने जब जैन शैली पढ़ाया था तो उसमें एक चीज़ बताई थी कि लामा तारानाथ ने अपभ्रंश शैली या जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से कहा था, और इसको कहीं तक एक सीमा तक जाकर एक कुमार स्वामी जो थे उन्होंने इसको सही माना था, क्योंकि जब गुजराती शैली आ गई, गुजरात में भी मिलना शुरू हो गया, तो जैन शैली कहना और गुजराती शैली कहना उनको ये लगा कि नहीं, गुजराती शैली एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो चित्र हैं वो कहीं उड़ीसा में भी प्राप्त हो रहे हैं, कहीं जौनपुर में भी प्राप्त हो रहे हैं, तो ये एक तरह से इसको पश्चिमी शैली, पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से ही सही कहा जा सकता है। तो इस तरीके से लामा तारानाथ ने अपभ्रंश शैली को पश्चिमी शैली कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 16 पे देखते हैं कि अपभ्रंश शैली की सचित्र ग्रंथ इनमें से कौन सा है? इनमें जो ये 4 ग्रंथ के नाम दिए गए हैं, तो औसत, औध, निर्वृत्त वृत्ति, महामयूरी, रजमनामा या महाभारत? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, औध निर्युत वृत्ति करके ये नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी है? हल्की लाल, गहरी लाल, हल्की नीली या गहरी नीली? तो जैन शैली के जो चित्र होते थे उसकी पृष्ठभूमि में गहरा लाल रंगों का प्रयोग किया जाता था। राइट आंसर इज बी, गहरा लाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात शैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, जैन शैली? तो ये जो चारों शैलियाँ थी, पाल शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली और मैंने बताया गुजराती शैली, तो ये चारों शैलियाँ एक दूसरे के पूरक हैं, जबकि हम बस कुछ जगहों पे उसको गुजराती शैली कहते हैं, कहीं जैन धर्म से प्राप्त हुए तो जैन। तो इस तरीके से इसी जो भारतीय मध्यकालीन चित्रकला का इतिहास के टाइम की ही सारी शैलियाँ थी। तो गुजराती शैली को जैन शैली कह सकते हैं, इन दोनों शैलियों को अपभ्रंश शैली कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये चारों नाम लगभग सेम ही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से मैंने समझा दिया, और इसके जो चारों वीडियोस होंगे मैंने अलग अलग बनाए हैं। पाल शैली, जैन शैली, गुजराती शैली और अपभ्रंश शैली का ये वाला चैप्टर चल रहा है। तो ये चारों को मैं एक ही डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। तो अगर आपने ये वाला वीडियो देखा और पिछला वाला नहीं देखा है तो आप क्लिक करिए और चारों शैलियों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला बनाया था, उसके बाद मैंने गुजराती बनाया, फिर जैन बनाया, फिर ये अपभ्रंश शैली। तो बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, आप इसको ज़रूर जाके देखिएगा। तो आपका ये वाला चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने पिछले कुछ पेपर देखे जिसमें इसके 2-3 क्वेश्चन वहाँ पर हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा था? जो पहले मैंने पूछा था उसका दूसरा पूछने का तरीका दूसरा था और ये दूसरा है, तो राय कृष्ण दास इसका राइट आंसर हो जाएगा, राय कृष्ण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन शैली के चित्र किससे संबंधित हैं? श्वेतांबर, दिगंबर, हीनयान, महायान या शैव वैष्णव या इसमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए, श्वेतांबर, दिगंबर। जो जैन शैली से संबंधित होंगे वो श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं। ठीक है।